वैसे तो मेरा रंग रूप बिल्कुल साफ सुथरा और गोरा चिट्टा था। मेरे नैन नक्श बड़े ही तीखे थे, लेकिन मैं दुबली पतली बहुत थी। बचपन से मुझे लड़कों के साथ खेलने कूदने का बड़ा शौक था। अक्सर मैं गली मोहल्ले के लड़कों के साथ ही खेलती हुई नजर आती थी। घर में सबसे छोटी थी, इसलिए माँ बाप का लाड़ प्यार मेरे साथ कुछ ज्यादा ही था। मुझसे एक बड़ी बहन थी जो कि शादीशुदा थी। मेरा ज्यादातर वक्त लड़कों के साथ ही बीतता था, इसीलिए मेरा पहनना ओढ़ना भी ऐसा ही था। मैं लड़कों की तरह पैंट शर्ट पहना करती थी, सर पर कैप लगाती थी, बॉय कट बाल रखती थी। ये सब मेरी पसंद थी। क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, ये सब मेरे पसंदीदा गेम थे। मुझे पता नहीं चला कब वक्त बीतने लगा और मैं 17 साल पार कर चुकी थी। 17 साल की हुई तो मेरी माँ ने मुझे जबरदस्ती घर में बिठाना शुरू करवा दिया। कहने लगी, लड़की हो तुम, घर पर रहा करो, शर्म नहीं आती, इतनी बड़ी हो गई हो और अभी तक मोहल्ले के लड़कों के साथ खेलती नजर आती हो। पाँव देखे हैं तुमने अपने? नंगे पाँव खेल खेल कर कितने बड़े हो गए हैं। मुझे तो लगता है तुम्हारे नाप की तो चप्पल भी बड़ी मुश्किल से मिलेगी। मर्दों वाली चप्पल लाकर देनी पड़ेगी तुम्हें। मैं शुरू से ही लापरवाह थी। मम्मी की बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। माँ के डांटे जाने के बाद भी मेरा ध्यान बाहर खेलने वाले क्रिकेट मैच की तरफ ही होता था। मैंने मम्मी की बहुत विनती की थी कि बस ये आखिरी दफा खेलने दीजिए, लेकिन वो नहीं मानी। मेरा बाहर जाना बिल्कुल बंद कर दिया गया था। बस ये था कि मैं छत पर जाकर पतंग उड़ा लिया करती थी। बराबर वाले पड़ोसियों के लड़के आदि की छत पर जाकर उसकी मम्मी से उसकी शिकायतें लगा देती थी। मेरी माँ ने मुझे अपने ही घर में कैदी बनाकर रख दिया है। मेरा उठना बैठना चाल ढाल सब लड़कों जैसा था। वो मुझे मुस्कुराकर कहता था कि कोई बात नहीं, अब तुम बड़ी हो गई हो ना, तुम घर पर ही रहा करो। आदि तो उल्टा मुझे ही समझाने लगा था। अक्सर मैं उसी से उसकी शर्ट लेकर पहना करती थी। बेशक मैं लड़कों के साथ खेल कूद कर बड़ी हुई थी, लेकिन मोहल्ले के लड़कों ने कभी मेरे साथ कोई बदतमीजी या ऐसा कोई शब्द नहीं बोला था, और उसकी वजह शायद आदिल था, जो किसी साये की तरह हर जगह पहुंच जाया करता था। मम्मी का बहुत काम भी करवाया करता था, क्योंकि हमारा कोई भाई नहीं था। मेरे पापा विदेश में काम करते थे, वैसे 3 साल बाद ही आते थे। जैसे ही मैंने 12th की तो मेरी मम्मी की दोस्त ने मेरा रिश्ता मांग लिया था। मैं अब 18 साल की थी। दिल्ली में मेरी आंटी ने अपने बेटे का रिश्ता मेरे लिए मांगा था, लेकिन जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने साफ मना कर दिया कि मैं आपको छोड़कर दूसरे शहर नहीं जाऊंगी। मम्मी कहने लगी, तुम्हारी जो करतूतें हैं ना, मैं तुम्हारी अनजान जगह पर शादी करके अपने आप की बेइज्जती नहीं करवाना चाहती। इतनी बड़ी हो गई हो और एक कप चाय तक बनाना नहीं आता। वो मेरी बहुत बेस्ट फ्रेंड है और वो तुम्हारी सारी गलतियों को छुपा लेगी। मेरी माँ की सबसे बड़ी गलती यही थी। फिलहाल मेरा तो शादी की तरफ कोई ध्यान भी नहीं था। अभी तक मेरा दिमाग बस खेल कूद में ही अटका रहता था। मैं हल्दी की रस्म पर बैठ गई थी। बड़ी मुश्किल से मैंने कमरे में काटे थे। आसमान पर पतंग उड़ती हुई कटती हुई देखकर मैं सीधी दौड़ छत की तरफ लगाती थी, ताकि वो कटने वाली पतंग को पकड़ सकूं। फिलहाल मेरी बारात दिल्ली से आई थी। दिन के टाइम ही मेरी शादी हुई और रात को ही ट्रेन से हम वापस फिर से दिल्ली आ गए थे। दुल्हन बनी मैं घूंघट में ट्रेन में बैठी बेहद नर्वस हो रही थी। मेरा पति नैतिक मुझे बार बार बड़े गौर से देख रहा था। मेरी सास दिल्ली में रहती थी और हम लोग बनारस में रहते थे, और पास में ही मेरी मम्मी का मायका भी था। तो मेरी मम्मी की ये बेस्ट फ्रेंड थी। जब भी वो दिल्ली से बनारस आया करती थी तो मेरी मम्मी भी अपने मायके में जाकर रहा करती थी और 3-4 दिन बिताकर ही घर पर आती थी। मैंने बड़ी मुश्किल से सिर्फ 2-3 बार ही आंटी को देखा था, इसीलिए वहाँ पर मेरा आना जाना बिल्कुल ना के बराबर था। इसीलिए मुझे ना तो आंटी के घर के माहौल के बारे में कुछ पता था और ना ही नैतिक के बारे में। बेशक मेरा बचपन लड़कों के साथ ही खेल कूद कर बीता था, लेकिन जिन नज़रों से नैतिक मुझे देख रहा था, जो उलझन मुझे नैतिक की नज़रों से महसूस हो रही थी, कभी उन लड़कों से नहीं हुई थी जिनके साथ मैं बचपन से ही खेलती आ रही थी। नैतिक मेरे सामने वाली बर्थ पर बैठा था। एक तो पहली बार मैं ट्रेन का सफ़र कर रही थी, और फिर वो भी इस भारी भरकम दुल्हन के कपड़ों में। मैं तो आज तक पैंट शर्ट ही पहनती आई थी, हमेशा पैंट शर्ट पहनती थी, और इस वक्त दुल्हन के कपड़ों में मुझे सख्त उलझन महसूस हो रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने 14 घंटे का सफ़र तय किया था। रात को सोने से पहले मैंने जेवर उतार दिए थे। दिल्ली पहुंचने के बाद मेरी सास ने अपने मोहल्ले की एक लड़की से दोबारा से मेरा मेकअप ठीक करवाया था।
मैं थकान और नींद से बेहाल थी क्योंकि ट्रेन में मुझे ठीक से नींद नहीं आई थी। मैं हमेशा नींद की बड़ी पक्की थी। जब भी मुझे नींद आती मैं चाहकर भी खुद को जगा नहीं पाती थी, इसीलिए अपने पति के कमरे में आने का इंतजार भी नहीं किया था। तकिए पर सर रखकर सो गई थी। न जाने रात के किस पहर मेरी आंख खुली थी तो मैंने देखा नैतिक सोफे पर तकिया रखकर सो रहा था। ये देखकर मुझे बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस हुई थी। मुझे उसका इंतजार करना चाहिए था। फिलहाल मैंने घड़ी पर नज़र दौड़ाई तो रात के 3 बज रहे थे। मुझे बहुत भूख लग रही थी। जब से मैं आई थी बस नाश्ता करवाकर मेरी सास ने मुझे कमरे में बिठा दिया था। मैं कमरे में आते ही लेटकर सो गई थी। मैं उठकर कमरे से बाहर जाना चाहती थी ताकि अपने खाने पीने का कुछ इंतजाम कर सकूं, लेकिन जैसे ही मैंने बेड से नीचे पाँव रखा, ना जाने नीचे क्या था, मेरा पाँव फिसल गया। मैं गिरते गिरते बची थी, लेकिन मेरे मुंह से चीख जरूर निकली थी। मैं जल्दी से संभल गई थी। गिरने से तो बच गई थी, लेकिन चीख की आवाज़ सुनकर नैतिक की आंख जरूर खुल गई थी। मुझे जागता देखकर मुस्कुराता हुआ उठकर मेरे पास आ गया। अपना तकिया बेड पर रख दिया। बेशक वो मेरी आंटी का लड़का था, पर मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा, जाग गई हो तुम्हारी नींद पूरी हो गई? कितना जगाया मैंने तुम्हें? मैंने कहा, आई एम सॉरी, शायद सफ़र की वजह से बहुत थक गई थी, इसीलिए मुझे पता ही नहीं चला कि कब आंख लग गई। कहने लगा कि हाँ, मैंने तुम्हें जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुमने साफ कह दिया था कि मैं तुम्हें सोने दूं। उसने गहरी सांस लेते हुए मुझे कनखियों से देखा था। मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं था, लेकिन ऐसा मुमकिन था क्योंकि गहरी नींद से जब भी मम्मी मुझे उठाती थी तो मैं उन्हें ऐसे ही शब्द कह दिया करती थी। उस वक्त मुझे काफ़ी डर महसूस हो रहा था। मैं अभी यही सोच रही थी कि कैसे नैतिक से कहूँ कि मुझे भूख लगी है। उसने मेरा हाथ थाम लिया। कहने लगा, बेशक तुम मेरी मम्मी की सहेली की बेटी हो, लेकिन पहली बार तुम्हें देख रहा हूँ। माँ ने जब मुझे तुम्हारे लिए पूछा था तो मैंने अपना फैसला माँ पर ही छोड़ दिया था, लेकिन फिर ये सोचने लगा पता नहीं तुम कैसी होगी, लेकिन तुम खूबसूरत हो। ये कहकर उसने साइड टेबल की दराज से एक अंगूठी निकाली और मेरी उंगली में पहना दी। कुछ देर मेरी तारीफ करता रहा। मेरे लिए सब कुछ बिल्कुल अनोखा सा था, क्योंकि अब तक जिन लड़कों के साथ मैं खेला करती थी वो मुझे लड़का ही समझा करते थे, कभी मुझसे ऐसी बातें नहीं की थी। इसीलिए नैतिक के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मुझे अच्छा लगा था। कुछ उसका चेहरे को छूना, बेकरारी शब्दों में बातें करना, ये सब कुछ दिल फेंक सा लग रहा था। अचानक से वो मेरे हाथ देखकर चुप सा हो गया था। कहने लगा, तुम्हारे हाथ इतने मोटे और भद्दे से क्यों हैं? लड़कियों के हाथ जैसे नहीं लगते। उसने मेरा हाथ गौर से देखा था। शायद मुझे लड़कियों की तरह नाखून बढ़ाने का शौक नहीं था, ना ही अपने हाथों की देखभाल करने का शौक था। बेड से उठकर अलमारी के पास चला गया। वो अलमारी खोलकर उसने एक ब्लैक कलर का सूट मुझे पहनने के लिए दिया। मैं खुद उन कपड़ों से तंग हो चुकी थी, इसीलिए उसको थैंक यू कहा था। लेकिन जैसे ही वॉशरूम में जाकर उस कपड़े को देखा तो वो एक नाइटी थी। मुझे बहुत ही बेढंगा सा लगा था। मैंने शर्माते हुए वो पहन लिया था, लेकिन मैं पहली बार बेहद नर्वस हो रही थी। मैं कमरे में आई तो सामने ही नैतिक हाथ में परफ्यूम की शीशी खुद पर स्प्रे कर रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराता हुआ मेरे पास आ गया, मुझ पर स्प्रे करने लगा। कहने लगा, मुझे परफ्यूम की खुशबू बहुत पसंद है। ये कहकर मुझे अपने गले से लगाए वो बेड पर ले आया। मुझसे प्यार भरी बातें करने लगा, लेकिन अचानक ही वो मुझसे एकदम से पीछे हुआ था। उसके चेहरे के असर भी एकदम बदल गए थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसे हुआ क्या है। वो जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया था। मैं काफ़ी देर तक उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन वो वापस कमरे में नहीं आया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर उसे हुआ क्या था। अभी कुछ देर पहले तो वो बहुत खुश था, पता नहीं उसे क्या हुआ था। पूरी रात वो कमरे में नहीं आया था। सुबह मैंने अपने कपड़े बदल लिए और कमरे से बाहर आ गई। मैंने देखा वो बाहर आंगन के सोफे पर सो रहा था। मुझे हैरानी हुई थी, वो कमरे के बजाय बाहर सोफे पर क्यों सो रहा था। मैं जैसे ही उसके पास आई, उसे उठाने लगी, वो मुझे देखकर मुंह फेरने लगा। फिर तो जैसे ये बार बार ही शुरू हो गया था। मैं जितना उसके पास जाने की कोशिश करती, वो मुझसे उतना ही दूर भागता था।
वजह भी नहीं बताता था। शादी के बाद उसकी थोड़ी सी मीठी मीठी बातों ने मेरी दुनिया बदल कर रख दी थी, लेकिन वो पता नहीं क्यों मुझसे कतराने लगा था। काफ़ी दिन बीत गए थे, लेकिन उसका व्यवहार मेरे लिए नहीं बदला था। एक बार मैं तंग आकर उसके सामने खड़ी हो गई। मैंने कहा, नैतिक, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? क्यों मुझसे दूर दूर रहते हो? वो कहने लगा, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मुझे अगर पता होता कि तुम ऐसी हो तो मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करता। मैं उसकी बात का मतलब नहीं समझी थी। मैंने कहा, मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है और मैंने आपको ऐसा क्या कह दिया? वो कहने लगा, तुम लड़कों जैसी दिखती हो। तुम्हारा चाल ढाल, यहाँ तक कि हाथ की बनावट तक लड़कों जैसी है। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया था। शायद मैं पैंट शर्ट पहना करती थी, क्योंकि मुझे शुरू से ही ढीले ढाले कपड़े पहनने की आदत थी। लेकिन अब मैंने अपने दहेज के फैंसी कपड़े पहनना शुरू कर दिए थे। उसकी खातिर मैंने अपनी सास से उसकी पसंद का खाना भी बनाना सीख लिया था। उसके सारे काम भी अपने हाथों से करने लगी थी। मैंने शादी होने के बाद खुद को एकदम बदल कर रख दिया था कि शायद नैतिक का व्यवहार मुझसे ठीक हो जाए, लेकिन वो तो किसी पत्थर की तरह बन चुका था। रोज रात को वो देर से घर आता, सोफे पर ही सो जाता था। उसकी चाहत की अब मैं ख्वाहिश करने लगी थी। उसकी मोहब्बत पाना चाहती थी। मैं जो पहले हर चीज़ से लापरवाह थी, अब नैतिक की पसंद में ढलकर अपने आप को बदल बैठी थी। मैंने खुद को नैतिक की पसंद में ढालने की हर मुमकिन कोशिश करके देख ली थी, लेकिन वो ऐसा ही था। वो मेरे पास भी नहीं सोता था, ना ही मुझसे प्यार भरी बातें करता था। एक रात मैं सो रही थी, मुझे चिल्लाकर बातें करने की आवाज़ें आने लगी। इस शोर से मेरी आँख खुल गई थी। सासू माँ और नैतिक में बहुत बहस हो रही थी। मैं कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई तो सासू माँ के कमरे की लाइट जल रही थी। उसी कमरे से बहस करने की आवाज़ आ रही थी। मैं धीरे धीरे चलते हुए सास के कमरे तक पहुँच गई, लेकिन जो बात नैतिक और सास के बीच में हो रही थी वो सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। नैतिक सासू माँ से कह रहा था वो दूसरी शादी करना चाहता है। ये सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। सासू माँ कहने लगी, खबरदार जो तुमने ये शब्द भी अपनी जुबान से निकाले। तो वो कहने लगा, मैं तन्नू के साथ नहीं रह सकता। सासू माँ कहने लगी, ऐसी कौन सी खराबी है उस बच्ची में? तुम्हारे खातिर उसने खुद को बदल कर रख दिया है। खाना बनाती है, तुम्हारे सारे काम करती है, पूरे घर को उसने संभाल लिया है, और एक तुम हो कि उसकी बेइज्जती पर बेइज्जती किए जा रहे हो। वो कहने लगा, माँ, मैं आपको नहीं बता सकता कि उसमें क्या कमी है। मैं क्या, उसके साथ कोई भी लड़का अपनी ज़िंदगी नहीं बिता सकता, इसीलिए मैं दूसरी शादी करूँगा। तन्नू अगर चाहे तो उसे डिवोर्स भी देने को तैयार हूँ, या फिर वो मेरे नाम पर ज़िंदगी बिताना चाहती है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकला था। मुझे देखकर ठिठक कर रुक गया था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझसे नज़रें चुराता हुआ वो कमरे से चला गया। मैं भी उसके पीछे कमरे में आ गई। मैंने कहा कि आज मुझे बता ही दो कि मुझ में ऐसी कौन सी कमी है जिसकी खातिर तुम दूसरी शादी करना चाहते हो। वो कहने लगा, खुद को आईने में देख लो, तुम्हें मालूम हो जाएगा तुम्हारे अंदर कौन सी कमी है। मैंने कहा कि वो तो मैं खुद को रोज़ देखती हूँ। मुझे नहीं पता, इंसान को हमेशा अपना आप अच्छा ही लगता है, लेकिन आप बताओ क्या बुराई है मुझ में। कहने लगा कि तुम में औरतों वाली खूबसूरती नहीं है। तुम्हारे हाथ पैर और तुम्हारी बॉडी की बनावट पूरी लड़कों जैसी है। मैं जब भी तुम्हारे करीब आता हूँ मुझे तुमसे घिन आती है। तुम्हारे शरीर के पास आने से मुझे घुटन महसूस होती है। मुझे तुम्हें छूने में अच्छा महसूस नहीं होता। मेरा दिल तुम्हारे पास आने को नहीं चाहता। तुम्हें देखकर मेरा जी मरने लगता है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं तो उसकी बातें सुनकर बेजान सी बेड पर बैठ गई थी। औरत की इससे बड़ी शायद और कोई बेइज्जती नहीं होती। मैंने नैतिक से जो कुछ सुना था, जो कमी उसने मुझे बताई थी, उसमें मेरी तो कोई गलती नहीं थी, ना मेरा कोई बस था। मैं पूरी रात रोती रही। अगले दिन मेरी सास ने मुझे कहा, जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम अपने मायके नहीं गई हो, तुम कुछ दिन के लिए बनारस चली जाओ।
मैंने कहा, माँ जी अगर मैं यहाँ से चली गई तो नैतिक दूसरी शादी कर लेगा। ये सुनकर माँ जी कहने लगी कि मैं उसे समझाऊंगी, तुम उसका हर काम वक्त पर करके दे रही हो, इसलिए उसे तुम्हारी कदर नहीं है। जब तुम यहाँ नहीं रहोगी तो वो खुद तुम्हारी कमी महसूस करेगा, फिर उसे तुम्हारी कदर होगी। मुझे माँ जी की बात ठीक लगी थी। मैं वापस बनारस आ गई थी। मैं पूरे 6 महीने बाद बनारस आई थी। जब मैं घर आई तो मैं अपनी मम्मी के साथ लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मम्मी समझी कि मैं उनसे दूर थी, इसीलिए रो रही हूँ। अभी मुझे आए हुए 1 घंटा ही हुआ था कि मोहल्ले के सारे लड़के जो मेरी उम्र के थे मुझसे मिलने आ गए थे, लेकिन आज मैंने उनसे थोड़ी दूरी बना रखी थी क्योंकि मेरी सोच बदल गई थी। उन लड़कों में एक लड़का आदिल भी था, जिसे मैं आदि आदि कहकर बुलाती थी। मेरी सबसे ज़्यादा उसी से दोस्ती थी। वो भी मुझसे मिलने आया था। फिलहाल मैं सबके साथ हंस रही थी, बातें कर रही थी, लेकिन दिल ही दिल में मैं बहुत उदास थी। मुझे नैतिक की फिक्र सता रही थी। सब बातों में बिजी थे, बस एक वही था जो चुपचाप था। वो एक टक मुझे देख रहा था। जब सब चले गए तो वो मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा, तुम्हें क्या हुआ है तनु, इतनी उदास क्यों हो? मैंने कहा, नहीं तो मैं तो बहुत खुश हूँ। ये कहते हुए मेरे शब्द थोड़े से लड़खड़ाए थे। मैं थोड़ा रोने जैसी हो गई थी और मेरी आंखों में आंसू उभर आए थे। वो मेरे चेहरे को, मेरी आंखों को बड़े गौर से देख रहा था। कहने लगा, हाँ नजर आ रही है मुझे तुम्हारी खुशी। बचपन साथ में गुजारा है, साथ खेले हैं, साथ हंसते थे, साथ रोए हैं, इसीलिए मुझसे झूठ मत बोलो। अगर तुम्हारे पति ने तुम्हें कुछ कहा है तो बस आदिल को एक इशारा कर दो, फिर देखो साले को कैसे घसीट कर मारता हूँ। उसने अपनी आस्तीन चढ़ाते हुए मुझसे कहा था। मैंने कहा, तमीज से बात करो, तुम्हारा बहनोई है वो कहने लगा, तुम्हारी आंखों में आंसू लाने का उसको सबक सिखाऊंगा, उसको ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा, नहीं आदिल वो बहुत अच्छा है, अब मैं उसे क्या बताती। मेरी दोस्ती आदिल की बहन से भी बहुत ज़्यादा थी। वो शादीशुदा थी, आजकल मायके रहने आई हुई थी, इसीलिए सोचा कि जाकर उससे अपनी समस्या पूछती हूँ, शायद वो मेरी मदद कर देगी। मैं रोज़ ही आदि के घर पर चली जाती थी। आदिल अब अपने पापा की दुकान संभालने लगा था, इसीलिए शाम को ही घर लौटता था। मैं दोपहर के टाइम घर से गई थी क्योंकि अगर आदि घर पर होता तो मेरे सर पर ही मंडरा रहा होता। मुझे देखकर आदिल की बहन बहुत खुश हुई थी। मुझसे मेरी शादीशुदा जिंदगी के बारे में पूछने लगी थी। मैंने उससे भी कहा कि नैतिक बहुत अच्छा इंसान है, मैं बहुत खुश हूँ। बातों ही बातों में मैंने उससे झिझकते हुए ये सवाल भी पूछ लिया था जो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या बन गई थी। वो मुझसे कहने लगी कि वो मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास लेकर जाएगी। वो डॉक्टर इसी चीज़ का इलाज करती है। मैं ये सुनकर बहुत खुश हो गई थी। मैं चाहती थी कि बिना किसी से कुछ कहे मेरी समस्या हल हो जाए, इसीलिए मैं अगले ही दिन रिया के साथ उस लेडी डॉक्टर के पास चली गई थी। उसने मुझे मेडिसिन दी थी और अच्छी खुराक खाने के लिए भी कहने लगी थी। मैं घर वापस आई तो मेरी माँ फ़ोन पर मेरी सास से ही बातें कर रही थी। मैंने मम्मी से फ़ोन ले लिया और खुद माँ जी से बात करने लगी। उनसे नैतिक के बारे में पूछने लगी। वो कहने लगी कि मैं रोज़ उसे समझाने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं उसे मना लूँगी, तुम बस अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखो। मैं बहुत परेशान थी। लेडी डॉक्टर ने जो मेडिसिन मुझे दी थी वो मुझे खाना खाने के बाद ही खानी थी, लेकिन सासू माँ से बात करने के बाद जैसे मेरी भूख ही खत्म हो गई थी। मुझे लगा मेरे जाने के बाद नैतिक को मेरी कमी महसूस हुई होगी, मुझे याद करता होगा, लेकिन वो तो अब भी वैसा ही था। मैंने बस थोड़ा सा निवाला खाया था। मैंने अपनी दवाई खा ली थी। उसे खाने के बाद मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगती थी, सीने में दर्द भी उठने लगता था। मुझे लगा शायद ये मेरी समस्या का हल नहीं है। मैं रेगुलर दवा खाने लगी, जिसे खाते ही मुझे पसीने छूटने लग जाते थे, मुझे घबराहट होने लग जाती थी। लेकिन नैतिक का प्यार पाने के लिए मैं ये सब भी कर रही थी। एक बार फ़ोन पर नैतिक की कॉल आ रही थी। जब से मैं बनारस आई थी नैतिक की कॉल आज आई थी। मैंने जल्दी से फ़ोन उठा लिया। मुझे लगा शायद मुझे याद कर रहा था। वो कहने लगा, तुम जो ये खेल मेरे साथ खेल रही हो ना, अच्छा नहीं कर रही हो। मेरी माँ मुझे तुम्हारी वजह से जायदाद से बेदखल कर रही है। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम जैसी खसरी लड़की ने मेरी माँ पर पता नहीं क्या जादू कर दिया है। उसे सारी दुनिया की खूबियाँ तुम में ही नजर आती हैं।
अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो अपना इलाज करवा लो। मैं तुम्हें बस 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ, वरना तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। चाहे मेरी माँ मुझे उसके बाद घर से ही क्यों ना निकाल दे, लेकिन मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया था। मैं ये सुनकर रोने लगी थी। बार बार नैतिक नैतिक कह रही थी। फोन बंद करके पलटी तो आदिल मेरे पीछे हाथ बांधे खड़ा था। उसे देखकर मैंने जल्दी से अपने आंसू साफ किए थे। मुझे कहने लगा, तुम्हारे पति का फोन था? मैंने कहा हाँ। कहने लगा, क्या कह रहा था? तुम रो क्यों रही हो? वो उस टाइम काफ़ी सीरियस होकर मुझसे पूछ रहा था। मैंने कहा, तुमसे मतलब तुम क्यों हर वक्त मेरे पीछे चोरों की तरह खड़े रहते हो बिना बताए? तुम होते कौन हो मेरे कमरे में आने वाले, मेरी बात सुनने वाले? निकलो यहाँ से बाहर। मैं उसे कुछ भी बताना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने बड़ी सख्ती से बात की थी। वो कहने लगा, यूं गुस्सा दिखाकर तुम मुझसे कुछ भी छुपा नहीं सकती। मुझे अंदाजा है कि तुम्हारे पति का व्यवहार तुम्हारे साथ ठीक नहीं है। मैंने कहा हाँ, ये हमारा पति पत्नी का आपस का मामला है। तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले? भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। मैंने उसे धक्का देते हुए अपने कमरे से बाहर निकाल दिया था और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। सामने रखी अपनी दवाई देखकर मुझे नैतिक की बातें याद आने लगी। मैंने डबल डोज दवाई निकाली और एक साथ खा ली। मैं चाहती थी कि मेरी समस्या जल्द से जल्द ठीक हो जाए ताकि मेरा घर टूटने से बच सके, लेकिन वो दवाई खाते ही मुझे इस तरह घबराहट हुई कि उल्टियाँ शुरू हो गई। मेरी हालत बिगड़ने लगी थी। मम्मी मुझे देखकर परेशान हो गई थी। मेरे पापा तो दूसरे देश में रहते थे और मेरी बहन अपने ससुराल में। उसका ससुराल भी काफ़ी दूर था, इसीलिए मम्मी ने आदिल को ही बुलाया था। उसी के साथ मुझे हॉस्पिटल लेकर गई थी। 3 दिन तक जो भी खाती थी मुझे हजम नहीं हो रहा था। लेडी डॉक्टर ने जब मेरी जांच की तो कहने लगी, ये मेडिसिन बहुत तेज़ है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा है। आपके गुर्दे फेल कर सकती है। ऐसी दवाइयाँ और ऐसे जाली डॉक्टर के पास जाकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। वो मुझसे मेडिसिन के इस्तेमाल की वजह पूछने लगी। मैंने रोते हुए सारी बात बता दी थी। मेरी बात सुनकर कहने लगी, ये सब भगवान के बस में है, इंसान के नहीं। अगर लड़कियों को ये समस्या होती है, लेकिन जो आदमी समझदार होते हैं वो इस तरह से औरतों से बात नहीं करते। वक्त के साथ साथ सब समस्या खुद ही हल हो जाती है। आप इतनी बुरी नहीं लगती, यकीन मानो। या तो आपका पति दिमागी मरीज है या घटिया सोच का आदमी है। मेरी माँ भी वहीं मौजूद थी। ये बातें सुनकर माथे पर बल डाल लिए थे। मैं सर झुकाए बैठी थी। घर आते ही आदिल ने मेरी माँ को मेरी मेडिसिन किस तरह से इस्तेमाल करनी है ये समझाया और वापस चला गया। मेरी माँ मुझे कहने लगी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं रोने लगी। मैंने कहा, मम्मी मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। आप हमेशा मुझे कहती थी ना, तुम्हें घर बसाने का ढंग नहीं आता। लेकिन सच कहूँ, मैंने अपने आप को नैतिक के खातिर बदल कर रख दिया था। सारे काम सीख लिए थे। आप बेशक मेरी सास से पूछ लीजिए, लेकिन फिर भी वो मुझसे कहता है कि उसे मुझसे घुटन होती है और घिन आती है। मेरे शरीर की बनावट औरतों जैसी नहीं है। उसको मेरे पास आने से मर्दों वाली फीलिंग आती है और उसका जी मतलाता है। ये बातें औरतों की ज़िंदगी को घायल करके रख देती हैं। लेकिन मैंने ये सब सुनकर भी यही चाहा कि उसके दिल में मेरी जगह बन जाए। वो मुझे डिवोर्स ना दे, मेरे ऊपर डिवोर्सी के नाम का दाग ना लग जाए। मैं रोए जा रही थी। मम्मी की आंखों में भी आंसू बह रहे थे। अगले दिन मेरी मम्मी ने मेरी सास से बात की। वो खुद परेशान थी। कह रही थी कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तन्नू की ज़िंदगी खराब हुई है। मेरा बेटा एक कॉलर की मोहब्बत में पड़ गया था। उसके साथ रात दिन पाप करता था। मैंने उसे अपनी कसम देकर तन्नू से शादी करवा दी, लेकिन उसे इस बाजारू औरत की आदत पड़ चुकी थी। इसीलिए घर की शरीफ लड़की में जब वैसी अदाएं नज़र नहीं आई तो उसने तन्नू में नुक्स निकालना शुरू कर दिए थे। मेरी माँ ने मेरे पापा को हिंदुस्तान बुलाया। उन्होंने खुद मुझे नैतिक से डिवोर्स दिलवा दिया। वो कहने लगे, ये आदमी मेरी बेटी के काबिल नहीं था। लेकिन मेरा मर्दों से अब भरोसा उठ गया था।
मैं थोड़ी संभली तो जिया और उसकी मम्मी मेरे लिए आदि का रिश्ता लेकर आए, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। एक मर्द से बड़ी गहरी चोट खा चुकी थी, इसीलिए किसी दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकती थी। जिया ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, आदिल ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने उससे कहा कि मुझे शादी ही नहीं करनी है। वो लोग मायूस होकर वापस जा चुके थे। कुछ दिन के बाद मैं आंगन में बैठी थी जब एक बॉल मेरे आंगन में आकर गिरी थी। बाहर लड़कों का शोर होने लगा था। दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई थी। मैंने बॉल उठा ली। दरवाज़ा खोलकर अपना बॉल वाला हाथ ही बाहर निकाला था। मुझे लगा बॉल लेने के लिए दरवाज़ा बचाया होगा, लेकिन किसी ने बॉल के बजाय मेरा हाथ पकड़ लिया था। बॉल मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गई थी। मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने आदि खड़ा था। मेरा हाथ भी पकड़ रखा था। वो शायद घर के अंदर आना चाहता था, लेकिन मैंने दरवाज़ा पूरा नहीं खोला। मैंने कहा, आदिल मेरा हाथ छोड़ दो। वो कहने लगा, मना क्यों कर रही हो? मैंने कहा, मेरी ज़िंदगी है, मेरी मर्जी है। वो दरवाजे को धकेलकर अंदर आ गया। कहने लगा, बुराई क्या है मुझ में? मना करने की वजह बताओ तन्नू। मैंने कहा कि मुझे शादी ही नहीं करनी है। वो पूछने लगा, क्यों? मोहब्बत है क्या उस कमीने इंसान से तुम्हें, जो उसकी याद में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हो? मेरी आंखों में गुस्से से देखते हुए कह रहा था। मैंने कहा, नहीं, मुझे किसी से भी मोहब्बत नहीं है, समझे? मर्दों से नफरत हो गई है मुझे। अपनी ज़िंदगी में किसी आदमी को भी शामिल नहीं करना चाहती हूँ। वो कहने लगा, उस आदमी की वजह से तुम झूठे बहाने बना रही हो। तुम्हें आज भी नैतिक से प्यार है, तभी तो तुम मना कर रही हो, और इसीलिए तुम्हें अपनी माँ के बहते आंसू नज़र नहीं आते, अपने बाप की झुकी हुई कमर नज़र नहीं आती। तुम ये नहीं चाहती कि तुम्हारा घर बस जाए, लेकिन तुम्हें अभी भी सिर्फ नैतिक से ही प्यार है। उसी के गम में अपनी सारी ज़िंदगी बिताना चाहती हो। मैंने कहा कि मुझे नैतिक से मोहब्बत क्यों होगी? तो वो कहने लगा कि ठीक है, फिर इस बात का सबूत दो। मैं इसी संडे तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुमने मेरे नाम का सिंदूर अपने माथे पर सजा लिया तो तुम नैतिक से नफरत करती हो। अपने लिए ना सही, अपने बूढ़े माँ बाप की खुशी के लिए तुम्हें मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए। ये कहकर वो चला गया था। मैं रोने लगी थी। मैंने वाकई में अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा था, जो मेरे गम में घुलते ही जा रहे थे। मैंने उसके बाद कोई ऐतराज नहीं किया, चुपचाप आदि से शादी कर ली थी। लेकिन जब वो कमरे में आया तो मुझे अजीब सा डर महसूस होने लगा था। कहीं वो भी मुझे उन्हीं शब्दों से जलील ना करे जैसे नैतिक ने किया था। जैसे ही वो मेरे पास बैठा तो मैं बहुत डरने लगी थी। वो कहने लगा, तन्नू, हर आदमी को एक तरह से नहीं समझा जाता। बचपन से तुम मुझे जानती हो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी कमियों को तुम पर जताऊंगा, जिसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ना ही कोई बस है? जिंदगी इंसान के साथ गुजारी जाती है, उसकी खूबसूरती के साथ नहीं। मैं ये सोच रही थी कि उसे ये सब कैसे पता। हर बार की तरह मेरे दिल में और दिमाग में आने वाले हर सवाल को कैसे जान जाता था। अब भी मेरा हाथ थामकर कहने लगा, लेडी डॉक्टर की सारी बातें मैं सुन चुका था। मैं तुम्हारी माँ और तुम्हारे पापा से भी कह चुका था। ऐसे गंदी सोच वाले इंसान से तनु को डिवोर्स ही दिलवा दो। मैं उसे अपनाना चाहता हूँ, इसीलिए भूल जाओ वो सब जो हो चुका। बस याद रखो कि तुमसे आदि बचपन से मोहब्बत करता है। जिन दिनों तुम्हारी शादी तुम्हारी मम्मी की सहेली के बेटे से हुई थी, मैं दूसरे शहर में था। मुझे इस बात की खबर बाद में हुई थी, वरना कभी तुम्हारी शादी वहाँ नहीं होने देता। मैं नहीं जानती थी कि वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता था। शायद असली मोहब्बत यही थी जिसमें इंसान दूसरे में कमियां नहीं देखता। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके कहानियाँ 0.9 पर ज़रूर बताएं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।